सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस के बारे में बात करेंगे। और साइंस में आपका ये अति लघुत्तरीय प्रश्न सीरीज का अति लघुत्तरीय प्रश्न चल रहा है। इसमें 15 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप 15 क्वेश्चन तक देख लेंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को नहीं देखे होंगे तो प्लीज आप टीएसपी के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर सारी चीजें अरेंजमेंट बेस में लगी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि जो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न चल रहा है, ये 1 नंबर का आता है। बार बार बताया गया है कि जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 1 नंबर का आता है। और यहाँ से चीजों को हम इस तरीके से बताएंगे कि आपके वो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कार्य करेगा। क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका काफी विस्तृत वर्णन करके बताएंगे, जिससे कि आपको काफी हेल्पफुल हो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। देखिए, ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। 2015 में, 2016 में, 2019 में ये सब सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जो जितना पीछे पूछा गया है, जैसे 2015, 2016 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, संभवतः इस बार आने के चांस उसके ज्यादा होते हैं। ठीक है। और रही बात आपके एग्जाम की, तो एग्जाम में भी आपका जून के लास्ट वीक में होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 4 तारीख तक आपका चुनाव की वोटिंग है। चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग है। ठीक है, काउंटिंग है। 4 तक काउंटिंग है। 4 के बाद काउंटिंग होने के बाद दो चार 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन ऐसे कुछ नहीं होगा। सिस्टम बनाने में समय लगेगा। तो चुनाव के इस काउंटिंग के बाद ही आपका 2 दिन 3 दिन के बाद ही बोर्ड फॉर्म भरा जाएगा। क्योंकि बोर्ड फॉर्म भरा जब भी जाता है, उससे 10-12 दिन 15 दिन का समय होता है। 10-12 दिन का समय मिल जाता है आपको। तो 4 तारीख के बाद आपकी बोर्ड फॉर्म भर लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में आपके एग्जाम कंडक्ट होने की लगभग पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, जून के लास्ट वीक तक, जून के लास्ट वीक तक आपकी लगभग पूरी संभावनाएं हैं। जहां तक हमने डाइट पे भी बात किया है, तो वहां से ये भी पता चली है कि काउंटिंग होने के बाद बोर्ड के फॉर्म को भरा लिया जाएगा और एग्जाम लास्ट जून तक संभवतः कराया जाएगा। ठीक। तो अगर लास्ट जून में एग्जाम होता है तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये इंतजार कर रहे होंगे कि एग्जाम का फॉर्म भरा जाए उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाता। एग्जाम का फॉर्म जो होता है 10 दिन 12 दिन पहले ही भरा जाता है, बस 12 दिन 15 दिन पहले ही भरा जाता है। तो उसमें आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज आप अभी से लग जाइए। क्योंकि आपके लिए ये पहली बार होगा, नया एग्जाम आप देने जाएंगे। तो इसलिए अब ये आज 7 जून हो गया है, बिल्कुल समय नहीं है। चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। और ये आप जून के लास्ट वीक को ही मान के चलिएगा, आपका एग्जाम जून के लास्ट वीक में ही होगा। ठीक। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16 करें, अलैंगिक जनन की 2 विधियां अथवा प्रकार के नाम लिखिए। ये पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की 2 विधियां या प्रकार के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन की दो नहीं 5 विधियां होती हैं, लेकिन उन्होंने 2 विधि पूछा है। तो हम आपको बता देते हैं, पांचों विधियां बता देते हैं। पहली बात तो मुकुलन होगा। मुकुलन। और दूसरा हो जाएगा विखंडन। और तीसरा हो जाएगा खंडन। खंडन। चौथा हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। और पांचवा आपका हो जाएगा
विजार्ड संसाधन, विजार्ड संसा संसासन, ठीक। मुकुलन, विखंडन, खंडन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु, ठीक है। ये आपके अलाइनिंग जनन की विधियां हैं, लेकिन इन्होंने इसमें केवल दो विधियां आपसे पूछा था, तो हम आपको यहाँ पांचों विधियां बता दिए हैं। आप इसको देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं, ठीक। तो संभवतः आपके लिए सबसे आसान पड़ेगा मुकुलन, विखंडन, यही लिख लीजिए दोनों। तो दो विधियां हो गई है। अगला कह रहा है प्रश्न 17 नंबर कह रहा है, घर्षण बल किसे कहते हैं। 2016 और 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो देखिए, घर्षण बल जो होता है वो किन्हीं दो सतहों के जो संपर्क के तल का मध्य जो सापेक्ष गति होती है उसी का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि इसका उत्तर किन्हीं दो सतहों के किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य तलों के मध्य सापेक्ष गति सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं, ठीक। किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। देखिए, दो सतहों के मध्य का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप जैसे यही देख लीजिए, अगर आप जब भी सड़क पे या रोड पे या जमीन पे चलते हैं तो वहां पे दो सतह हो गया, एक तो आप जो चल रहा है यानी पैर, और दूसरा वो जमीन या रोड जो भी जिस पे भी चल रहा है वो। अब उन दोनों सतहों के संपर्क तलों के मध्य उन दोनों सतहों के मध्य एक गति का विरोध करने वाला बल होता है, वही जो होता है वो घर्षण बल होता है। देखिए, जब कभी क्या होता है कि आप जैसे रोड पे चलते होते हैं, अगर रोड पे कहीं ऑयल वगैरह गिरा हुआ है, तेल वगैरह गिरा हुआ है, तो क्या होता है उसमें घर्षण बल बहुत कम हो जाता है और हमारा चलना, उस पे चलना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, जब हम उस पे चलते हैं, उस सतह पे चलते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं वो इतना उसका घर्षण बल कम हो जाता है कि हम चल नहीं पाते हैं, फिसलने फिसलने लगते हैं। तो घर्षण बल दो कंडीशन में होता है, एक घर्षण बल बहुत कम हो जाता है तब भी दिक्कत होती है, और एक घर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो घर्षण बल जब बैलेंस रहेगा तभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे। कभी कभी देखते हैं कि रेत वगैरह जब आप चलते हैं तो वहां पे घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है, जब घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है रेत वगैरह में, तो वहां भी चलने में परेशानी होती है। तो वही चीज है कि घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाने पे भी दिक्कत होगा और घर्षण बल का मान कम हो जाने पे भी दिक्कत होगा। कोई मशीन वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, अगर उसमें घर्षण बल ज्यादा हो गई तो टूट फूट मचाएगी, और अगर घर्षण बल कम हो गई तो बड़ी तेजी से वो भागेगी, ठीक। स्पीड उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वही चीजें हैं कि घर्षण बल हमारा दो तरीके से होता है। तो जो इसमें पूछ रहा है केवल यही पूछ रहा है कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। ये आपका घर्षण बल होता है। 2019 सॉरी 2016 और 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है
भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। यानी भूमिगत तने के रूपांतरण में जो भूमिगत में तना होता है उसको किस रूप में रूपांतरित होता है, उसमें अदरक के रूपांतरण का नाम लिखना है कि अदरक किस रूप में रूपांतरित हो जाता है। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। तो जो अदरक होता है, अदरक तो अदरक के जो तने का रूपांतरण होता है वो राइजोम में हो जाता है, यानी प्रकंद में हो जाता है। यहाँ लिखा है भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो अदरक के तने का रूपांतरण, अदरक के तने का रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद। प्रकंद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अदरक के तने के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। ये जो रूपांतरित हो जाता है तो वो किस रूप में रूपांतरित हो जाता है? प्रकंद के रूप में। चलिए अगला, द्वितीय गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। जो गति के द्वितीय नियम है, वो गति के द्वितीय नियम क्या होते हैं? एफ बराबर क्या हो जाते हैं? एफ बराबर एम इंटू ए। ये गति का द्वितीय नियम है। इसी को परिभाषित करना है। एफ बराबर एम इंटू ए, जहां एफ क्या है? बल है, एम द्रव्यमान है, ए क्या है? त्वरण है। ठीक। अब इसी को परिभाषित करना है। तो देखिए, इसको परिभाषित करने के लिए हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर वस्तु पे बाह्य में लगाया गया बल, किसी वस्तु पर बाह्य में लगाया गया बल, F उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण के उत्पन्न त्वरण क्या है? ए है। उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल F वस्तु के रेखी संवेग के परिवर्तन के समानुपाती होता है। रेखी संवेग, क्योंकि ये जो ma है, p बराबर क्या होता है? ma होता है। यानी जो ma है, ये संवेग p के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल F वस्तु के रेखी संवेग के समानुपाती होता है। या ये कह लीजिए, या फिर आपके लिए ये लिखा गया है किसी वस्तु पर बाह्य में लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F बराबर क्या? F बराबर है, F बराबर क्या है? F बराबर m इंटू ए। ये आपका फॉर्मूला है। अब जहां F क्या है? F इक्वल टू फोर्स हो गया,
मीन्स बल हो गया, एम इजकल टू मॉस हो गया, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, और ए इजकल टू क्या है, एसिलेशन। एसिलेशन मीन्स त्वरण है, ठीक। या वो क्या है, त्वरण है। यह बराबर एम इंटू ए। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए, यही आपका गति के द्वितीय नियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कर पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। 2015 के सेकंड फेज में पूछा गया है। पारदर्शी तथा अपारदर्शी को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता होगा पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी वो होता है जो आर पार दिखाई देता है, और अपारदर्शी कौन सा होता है जो आर पार दिखाई नहीं देता है। तो हम पहले पारदर्शी लिख लेते हैं। पारदर्शी, तो पारदर्शी क्या होता है, वे पदार्थ जो आर पार, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। वे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं, आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद अपारदर्शी, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा अपारदर्शी में, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में क्या हो जाएगा, वे पदार्थ वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हम, अपारदर्शी कहलाते हैं। अपारदर्शी कहलाते हैं, ठीक। ये हुआ पारदर्शी तथा अपारदर्शी। तो पारदर्शी वे होता है वह, ये आप ये तो कहते हैं कि पारदर्शी जो होते हैं, पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वो पारदर्शी के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता है, यानी वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, अपारदर्शी के वो गुण होते हैं, ठीक। ये हुआ। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, सॉरी 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2017 में प्रश्न पूछा गया है ये। कह रहा है कि इसे हम किस सीमा तक माप सकते हैं। तो जो हम इसे माप सकते हैं वो मानव शरीर के किस सीमा तक, किस डिग्री सेंटीग्रेड, किस सीमा तक हम माप सकते हैं। तो मानव शरीर के मानव शरीर के तापमान को कितने डिग्री से, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। माप सकते हैं, यानी आप कितने तक माप सकते हैं, 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचिए, जब किसी को फीवर हो जाता है, वो तेज हो जाता है, तो आप वहां कहते हैं या थर्मामीटर के द्वारा जब इसको मापा जाता है,
तो आप कहते हैं कि इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर हो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है। 100 डिग्री टेम्परेचर का मतलब जानते हैं? पानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो अगर 100 डिग्री टेम्परेचर तक आपको फीवर हो जाएगा तो आपकी क्या कंडीशन होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे केवल दिया गया कि मानव शरीर के ये 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक टेम्परेचर माप सकती है, उसके बाद नहीं माप पाएगी ये। कब? जब वो सेंटीग्रेड में रहेगा तब। तो इसलिए जो आप मानव शरीर के टेम्परेचर को मापते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं मापते हैं, आप उसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है उसको हम समझा रहे हैं। डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है। अब आपको हम यहाँ समझाते हैं कि आप जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है C/5 F-32/9, यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ये संबंध है कि कितने सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है। जैसे आप कहते हैं कि इनको 100 डिग्री, जो आप बोलते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर तक इनको फीवर हो गया है, यानी इनको जो बुखार हुआ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हुआ है। जबकि ऐसा ये गलत है, जो बोला जाता है ये गलत है। अगर हम इस डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना चाहें, 100 डिग्री को चेंज करना चाहें फ़ारेनहाइट में, तो आप यहाँ मान रख सीख जाए, आप 100 मान रख दीजिए। अगर इसी चीज को हम डिग्री सेंटीग्रेड छोड़ दीजिए, हम इस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। देखिए इसको हम बदलना है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड आता है, तो C/5 बराबर F-32/9, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट की जगह क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा C/5 बराबर 100 माइनस कितना, 32 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो C/5 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 32 गया 68, 68 बटा कितना, 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो C बराबर कितना हो जाएगा, 68 इंटू 5/9। अब यहाँ से भाग दे दीजिए, 9 से इसमें, 9 सत्ते 63, 63 बचा कितना, 5 बचा, तो 50 हो गया। 9 पचे 45, फिर 5 बचा, फिर 9 पचे 45, फिर 5 बचा, इस तरीके से आएगा। इंटू क्या कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो अब ये डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी आपको पता चल जाएगा जो आप बोलते हैं वो कितने, 100 डिग्री जो बोलते हैं वो सही में कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। 5 पचे 25 का 5, और 5 पचे 25, 25 2 27 का 7, हाथ लगा 2, 5 हम 25, 25 2 27 का 7, हाथ लगा 2, और 7 पचे 35, 2 37। एक मिनट। देखिए 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25, 25 2 27 का 7, हाथ लगा 2, और 5 हम 25, 25 2 27, 27 का 7, ठीक, और 5 सत्ते 35, 35 2 37। यहाँ गलती हो गया है भाई, सॉरी, माफ करिएगा, यहाँ से गलत हो गया है। देखिए ये चीजें पूरी गलत हो गई है, भाग देने में गलती हो गया है। 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63, अब दशमलव उतार देना है। 9 सत्ते 63 हो गया, बचा 5 50 हो गया, 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, ये होगा 7.55 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 पचे 25 का 5, हाथ लगा 2, 5 पचे 25 2 27 का 7, हाथ लगा 2, और 5 सत्ते 35 2 37, ये हो गया, 2 अंक पे दशमलव, ये हो गया सेंटीग्रेड में चेंज हो गया।
100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। जो आप बोलते हैं कि हमको 100 डिग्री टेम्परेचर तक बुखार हो गया, वो गलत बोलते हैं। वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब वही 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपकी कितने के बराबर है? 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। यानी आपको सही जो बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए कि 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 37.5 या 38 कह लीजिए, कि 38 डिग्री टेम्परेचर तक फीवर हुआ है। जबकि आप बोलते क्या है इसको? इसको बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर हुआ है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर होने का मतलब आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जो आपका जल होता है वो खौलने लगता है। ठीक है। अगर इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, चलिए इसको भी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ी सी। अगर हम इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब देखिए, जो आप बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट के कितने के बराबर है? 100 डिग्री। अब जब हम यहाँ रखेंगे, अब सेंटीग्रेड की जगह आप क्या रखेंगे? 100, 100/5 हो जाएगा, और बराबर F-32 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 5 में 100 हो गया। ठीक। तो F माइनस कितना हो गया? F-32 बराबर 9 × 2, 20। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180, और ये प्लस 32 इधर आ जाएगा। तो F बराबर कितना हो गया? 180 और 30 कितना हो जाएगा? 8×3 = 210, 212 हो जाएगा। ठीक। 200, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर हो जाएगा। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है। अब अगर जो आप बोलते हैं 100 डिग्री तक टेम्परेचर को फीवर हुआ है, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। जब आपका थर्मामीटर 100 डिग्री बताता है, तो उसमें 37.5 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 37.7 डिग्री टेम्परेचर होता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो मानव शरीर के कितने डिग्री कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक वो माप रहा है? तो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मापता है, उससे ज्यादा नहीं माप पाता है। अब 42 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितना हो रहा है। ठीक। चलिए, ये तो थोड़ा सा नॉलेज की बात इसलिए बता दिया गया, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आप गलत बोलते हैं। आप जो डिग्री सेंटीग्रेड में बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है, जो नापता है वो फ़ारेनहाइट में मापता है। जो आपका थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है कि इतना फ़ारेनहाइट है। अगला देखिए, क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। पूछ रहा है क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? तो क्लोरोफिल के जो दो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला कार्य तो ये है। पहला, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। ठीक। पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल अवशोषित करती हैं।
क्लोरोफिल अवशोषित करती है। ये क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य हैं। अगला देखिए, 23 नंबर का है वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। तो वर्धी जनन की दो विधियां क्या है? देखिए, वर्धी जनन की दो विधियां, पहली बात तो ये तनों द्वारा जनन होता है, और दूसरी बात जड़ों द्वारा भी जनन होता है। एक हो जाएगा तनों द्वारा वर्धी जनन, तनों द्वारा जो वर्धी जनन होता है वो किस किस में होता है? जैसे आपका आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, अरुई हो गया। इन सब में क्या होता है? तनों द्वारा इनका जनन होता है। वर्धी जनन जो होता है इनमें तनों द्वारा होता है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका जड़ों द्वारा होता है। जड़ों द्वारा वर्धी जनन, वर्धी जनन, जड़ों के द्वारा वर्धी जनन जो होता है, जैसे उसमें शकरकंदी होता है, शकरकंदी में होता है, शकरकंदी हुआ, शकरकंदी हो गया, डहेलिया हो गया, डहेलिया हो गया। इन सब में क्या होता है? जड़ों के द्वारा वर्धी जनन हो जाता है। ये जड़ के द्वारा अपनी जनरेशन को बढ़ा लेते हैं। देखते रहते हैं आप, शकरकंद वगैरह में एक ही में कई लगे रहते हैं। तो इनमें जड़ों के द्वारा वर्धी जनन हो जाता है। अगला प्रश्न है, 24 नंबर है। 24 नंबर, जड़ के प्रकार। तो देखिए, जड़ के मुख्य रूप से कौन से जड़ होते हैं? एक तो आपका होता है मूसला जड़ हो जाता है, एक मूसला जड़ होता है, और दूसरा क्या होता है? अपस्थानिक जड़। जड़, ये दो मुख्य होते हैं। अब होने के लिए तो झकड़ा जड़ होता है, बहुत सारे ऐसे जड़ होते हैं, लेकिन वो इनके इन सब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आप जड़ के मुख्य आपके प्रकार है, वो एक मूसला जड़ होता है और दूसरा अपस्थानिक जड़ होता है। मूसला जड़ तो आप जानते होंगे कि सबसे नीचे वाला जो जड़ होता है वो सीधा गया होता है जमीन में, वो मूसला जड़ होता है। पेड़ का मुख्य जो जड़ होता है वो मूसला जड़ ही होता है। ये पूरे पेड़ को संभाल के रखता है। जब उसका मूसला जड़ अगर कमजोर हो जाता है तो पेड़ क्या हो जाती है? पेड़ गिर सकती है। तो इसलिए मूसला जड़ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है प्रश्न नंबर 25, अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। अलैंगिक जनन की दो विधियां कौन कौन सी हैं? एक तो अभी ऊपर बताया गया था, 5 विधि बताए थे, उसमें से कोई भी दो विधि आप लिख लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए मुकुलन विधि लिख लीजिए। पहला क्या? मुकुलन, मुकुलन विधि। दूसरा क्या? विखंडन विधि। क्योंकि वहां 5 विधि बताई गई है और फिर से इसमें दो विधि पूछा है, तो कोई भी पांचों में से कोई भी दो विधि आप लिख लेंगे। 3 कीटबच्ची पौधों के नाम लिखिए। 3 कीटबच्ची पौधे का नाम, कीटबच्ची पौधों के बारे में अभी पिछली क्लास में बात हुआ है, तो आप लिख लीजिए। ड्रोसेरा है, नेप्थीज है, यूटिकुलेरिया है। लिख लीजिए ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। दूसरा यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। और तीसरा है नेप्थीज,
तीसरा क्या है? नेथीज है। एक मिनट। तीसरा नेथीज। नेपेथीज। ये आपके तीन कीटवच्छी पौधे हैं। ठीक। अगला 27 नंबर कह रहा है, ये 2017 में पूछा गया, 2017 और 2022 में। बस इसके प्रश्न का जो सेंस है वो अलग पूछ लिया गया है, बाकी वही चीज 2017 में पूछा गया है। आंसर दोनों का वही है, बस इसका सेंस अलग पूछ लिया गया है। जैसे सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, या पुष्प के मुख्य चार भागों के नाम लिखिए, ये पूछा है। जो इस तरीके का प्रश्न पूछा है वो 2022 पूछा गया है। और सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए, 2017 में पूछा गया है। तो मुख्य अंग कौन कौन से हैं? चार अंग देखिए, पहला आपका लिख लीजिए। पहला हो जाएगा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। दूसरा हो जाएगा दलपुंज। ये किसी भी पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं, सब में होता है ये। और तीसरा हो जाएगा पुमंग हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा जायांग। जायांग ये है। ये मादा के लिए होता है। अगर नर के लिए रहेगा तो पुंकेसर रहता है। नर के लिए पुंकेसर होता है, ये पिछले वीडियो में बताया गया है। ठीक। ये चीज होती है। जननांग होती है ये जायांग, और ये पुंगनर के लिए पुंकेसर, मादा के लिए जायांग होती है। तो पुष्प के मुख्य चार भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, और लास्ट में जायांग होता है। 2017 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो दोस्तों आज 27 क्वेश्चन तक कराया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 28 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप तब तक 27 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है आपको तो कमेंट अवश्य कर दीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम आईडी, इसका जो लिंक है वो दिया जा रहा है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपको नोट्स की जरूरत है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ टेलीग्राम जो भी नोट्स वगैरह होता है वो टेलीग्राम पे ही सेंड किया जाता है। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।